ये जो इतना बड़ा इसकी ग्रोथ हुई है पेमेंट्स सिस्टम की, 210 लाख करोड़, अपनी इकोनॉमी करीब 325 लाख करोड़ की है। 21 के बाद में से यूपीआई में एक नया सिस्टम चालू किया गया था जिसमें to make sure that the customers don't have to pay any MDR or the small merchants don't have to pay any MDR, एक गवर्नमेंट की तरफ से इंसेंटिव स्कीम क्रिएट की गई थी। ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर आप सब जानते ही होंगे। अगर हम किसी भी ट्रांजैक्शन को एनालाइज करें तो कस्टमर जो पेमेंट करता है वो पूरा उसका फ्लो इस तरह से होता है। बैंक के बाद में मर्चेंट के पास जाना, और इसमें पूरे इकोसिस्टम में कस्टमर्स बैंक, फिनटेक और एक्वायरिंग बैंक, पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर और थर्ड पार्टी ऐप प्रोवाइडर, ये सब लोग हैं इसमें जुड़े हुए हैं। तो इसमें जब जुड़ते हैं इतने बड़े इकोसिस्टम में, इस सब की एक कॉस्ट होती है। हर कोई अपने अपने कंप्यूटर सिस्टम्स रखता है, हर कोई अपने अपने एक पूरा साइबर सिक्योरिटी वगैरह वगैरह सब सिस्टम्स को अपडेट करना, सिस्टम्स को ऑपरेट करना, उस सब की कॉस्ट आती है। वो कॉस्ट कस्टमर पे नहीं पड़े, इस भावना के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2020-21 से एक स्पेशल स्कीम चलाकर एमडीआर की कॉस्ट न पड़े कस्टमर्स पे, वो एक सिस्टम बनाया है। उस सिस्टम के चलते इतने जितने इकोसिस्टम के जो पार्टनर्स हैं उन सब की कॉस्ट को मिनिमाइज करना, फिर एफिशिएंसी मेंटेन करना, उसके लिए एक स्कीम बनाई है। और ये स्कीम आज आगामी वर्ष के लिए भी, अप्रैल टू मार्च FY 25-26 के लिए भी ये स्कीम अप्रूव हुई। 1500 करोड़ रुपीस की ये स्कीम है। एंड एज पर दिस स्कीम, फॉर ऑल ट्रांजेक्शन्स विच आर पर्सन टू मर्चेंट, जो स्मॉल मर्चेंट्स के पेमेंट्स होंगे अप टू 2000 रुपीज, उसमें कोई ट्रांजैक्शन की कॉस्ट नहीं लगेगी और उनको इंसेंटिव दिया जाएगा। ट्रांजैक्शन की कॉस्ट तो उसके ऊपर भी नहीं लगेगी, इंसेंटिव दिया जाएगा फॉर द स्मॉलर ट्रांजैक्शंस डन विद द स्मॉलर मर्चेंट्स। और इसमें जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो स्टैंडर्ड डेफिनेशंस हैं वो सारी की सारी एप्लीकेबल होगी। तो ये एक बड़ा फैसला लिया गया है और इसमें रीइंबर्समेंट की टाइमिंग वगैरह बहुत क्लियरली डिफाइन की गई है, जिससे कि स्मॉल मर्चेंट्स को अपने कैश फ्लो में कोई दिक्कत नहीं हो। ये सब चीज़ों का ध्यान रख के बनाई गई है। दूसरा बड़ा फैसला लिया गया है, आप सब जानते हैं साथियों कि नॉर्थ ईस्ट में कनेक्टिविटी, ग्रोथ, इंडस्ट्री को लाना, एग्रीकल्चर को सुधार करना, हर तरीके ग्रोथ, इंडस्ट्री को लाना, एग्रीकल्चर को सुधार करना, हर तरीके से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 के बाद से नॉर्थ ईस्ट के लिए बहुत ही बड़ा एक पॉलिसी थी, लुक ईस्ट। मोदी जी ने आके उस पॉलिसी को चेंज किया, एक्ट ईस्ट रखा उस पॉलिसी को, कि ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में हमें इतना काम करना है कि ओवरऑल उस एरिया का पूरा चेंज हो जाए, चाहे कनेक्टिविटी हो, चाहे पावर सप्लाई हो, चाहे इंडस्ट्रियल हो, हर तरीके से चेंज लाने के लिए किया। तो उसी कड़ी में एक बहुत बड़ा फैसला आज लिया गया, नामरूप में ब्राउनफील्ड अमोनिया यूरिया कॉम्प्लेक्स 10,601 करोड़ रुपीस के इन्वेस्टमेंट से। नामरूप में ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की एक प्लांट है, उसकी प्रीमाइसेस के अंदर अमोनिया यूरिया कॉम्प्लेक्स नामरूप 4 फर्टिलाइजर प्लांट के नाम से ये नया प्रोजेक्ट है। और इस प्रोजेक्ट में एक जॉइंट वेंचर बनेगा जो कि गवर्नमेंट ऑफ आसाम, BVFCL, HURL और NFL और ऑयल इंडिया लिमिटेड, इन सब का एक जॉइंट वेंचर बनके 10,600 करोड़ रुपीस के टोटल इन्वेस्टमेंट से इस प्रोजेक्ट में यूरिया की मैन्युफैक्चरिंग होगी। नॉर्थ ईस्ट में इस प्रोजेक्ट को और खासकर आसाम के इस प्रोजेक्ट से एक सिग्निफिकेंट चेंज आएगा नॉर्थ ईस्ट में यूरिया की अवेलेबिलिटी के लिए। और बंगाल, आसाम,
और नॉर्थ ईस्ट के जितने भी स्टेट्स हैं उन सबको इस प्लांट का बेनिफिट मिलेगा। इस प्लांट के लिए जो गैस चाहिए, काफी सारी गैस तो अवेलेबल है नॉर्थ ईस्ट के अंदर ही, आसाम में गैस का प्रोडक्शन होता है, वो गैस अवेलेबल है। इसके अलावा जितनी गैस चाहिएगी नेचुरल गैस, वो जो देश की जो हमारी गैस ग्रिड है, वन नेशन वन ग्रिड गैस के मैटर्स में, उसको यूज किया जाएगा। नेशनल गैस ग्रिड से एडिशनल गैस सप्लाई की जाएगी। क्वांटिटीज आपके सामने है। 0.62 MMSCD, MMSCMD, मैं इसको शॉर्ट में यूनिट्स बोलता हूं, तो 0.62 यूनिट्स तो अवेलेबल है आसाम में ऑलरेडी, और 1.73 यूनिट्स अवेलेबल कराई जाएगी नेशनल गैस ग्रिड से। सारे अप्रूवल्स हो गए और आज कैबिनेट में फाइनल अप्रूवल हुआ है, सभी के बोर्ड से अप्रूवल होने के बाद में, और ये बहुत बड़ा एक इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बनेगा नॉर्थ ईस्ट में, आसाम में। काफी रोजगार सृष्टि होगी इससे, और साथ ही साथ नॉर्थ ईस्ट और बंगाल के लिए इससे अच्छा एक यूरिया की अवेलेबिलिटी बहुत बढ़ जाएगी। साथ ही साथ फ्यूचर में एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी बनेगा। आप जानते हैं कि नॉर्थ ईस्ट गेटवे है साउथ ईस्ट एशिया के लिए, तो वहां से म्यांमार के लिए, बांग्लादेश के लिए, भूटान के लिए एक्सपोर्ट भी भविष्य में किया जा सकता है। बहुत बड़ी बात होगी, जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है देश के दूसरे हिस्सों से लेके जाने के लिए, वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कम होगी। तीसरा प्रोजेक्ट है JNPT, जो कि हमारा देश का सबसे बड़ा कार्गो कंटेनर कार्गो पोर्ट है, कंटेनर पोर्ट है। उसके कनेक्टिविटी के लिए 4,500 करोड़ 4,500 करोड़ रुपीस का एक नया 6 लेन हाईवे बनाने का आज फैसला किया गया है। आप बेसिकली अगर देखें तो JNPT से, ये JNPT यहां पर, ये JNPT है, इसके कनेक्टिविटी में अगर देखें तो 348A ये एक बड़ा हाईवे है। उसके बाद में 348 ये एक बड़ा हाईवे है जो कि वेस्टर्न साइड से ईस्टर्न साइड से कनेक्ट करता है। तीसरा बड़ा हाईवे है जो अभी रेड कलर में आपको दिखा, NH48। इन सब का सीरियस कंजेशन है। ये मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे भी उधर से जाता है। इन सब में सीरियस कंजेशन है। इस कंजेशन को दूर करने के लिए, और ये गोवा वाला हाईवे 66, राइट, इस कंजेशन को दूर करने के लिए एक ये नया हाईवे प्लान किया गया है। ये जो आपको रेड कलर में यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये एक नया हाईवे प्लान किया गया है जो कि 6 लेन का हाईवे होगा। बहुत अच्छा इसका स्ट्रेट अलाइनमेंट होगा, कई सारी टनल्स हैं, और एक तरीके से आपके एक्सेस कंट्रोल्ड ट्रैफिक मूव हो सकेगा इस हाईवे के कारण। और JNPT जो कि इतना बड़ा कंटेनर पोर्ट है, उस कंटेनर पोर्ट के लिए कंप्लीट जो हिंटरलैंड है हमारी, उस हिंटरलैंड से कार्गो को लाना और हिंटरलैंड में वापस कार्गो को पहुंचाना, ये बहुत आसान हो जाएगा। अब आप देखो किस तरह से मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन को बेनिफिट मिला है। JNPT पे फ्रेट कॉरिडोर भी आ रहा है, JNPT पे ये एक्सप्रेसवे भी बनेगा, तो JNPT की प्रोडक्टिविटी और JNPT तक सामान को पहुंचाना ये एक बहुत ही आसान हो जाएगा। और जितना लॉजिस्टिक्स स्पीड अप होता है उतना ही लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट कम होती है। ये हमें एक, दिस इज अ मेजर एडवांटेज दैट वी गेट व्हेन वी हैव प्रोजेक्ट्स ऑफ दिस टाइप which are basically multimodal projects. So if we are able to bring the cargo to JNPT easily at a faster pace, faster speed, then the overall cost of logistics in the economy will reduce. That means that is a translation, that is an immediate benefit which gets to the people, to our citizens. इसका ये स्केच के फॉर्म में यहाँ बनाया गया है। आप में से कितने लोगों ने अटल सेतु पे ट्रैवल किया है? अटल सेतु एक देश में एक टोटली नए तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बना है और बहुत ही सेटिस्फाइंग है। उसको आप उस पर ट्रैवल करो तो लगता है कि भविष्य हमारा विकसित भारत का जो सपना है वो एकदम स्पष्ट दिखाई देने लगता है। तो अटल सेतु और ये सब के सब एक तरीके से इंटीग्रेट हो जाएंगे इस नए हाईवे के बनने से।
बहुत बेनिफिट होगा। ये इस हाईवे के सारे पैरामीटर्स हैं। 29 किलोमीटर्स का है, राइट ऑफ वे 60 मीटर्स का, काफ़ी वाइड राइट ऑफ वे ले रहे हैं, जिससे कि सब्सटैंशियल 6 लेन्स भी बन सके। इसके अलावा भी थोड़ी सी जगह दोनों साइड में बच सके भविष्य के लिए। 6 मेजर ब्रिजेस है, 5 माइनर ब्रिजेस हैं, 4 वायडक्ट पे रहेगा, जहाँ पे हैवी पॉपुलेशन है, अर्बन पॉपुलेशन है, वहाँ पे वायडक्ट में करेंगे। और 2 टनल्स बनेंगी, जो कि पहली टनल 1.9 किलोमीटर की है, दूसरी 1.7 किलोमीटर 1.57 किलोमीटर की है। टोटल 30 मंथ्स का प्रोजेक्ट है। ये पीपीपी में बनेगा, बीओटी बेसिस पे बनेगा। ये कहाँ से शुरू होता है? ये आपका, एक सेकेंड सॉरी, बेसिकली पगोटे ये जगह है। पगोटे यहां से लेके चौक, ये जगह है चौक, यहां तक जेएनपीटी से जुड़ी हुई है। बेसिकली जेएनपीटी इस तरफ है, यहां पर जेएनपीटी, ये जेएनपीटी यहां। तो जेएनपीटी के बिल्कुल बाहर निकलते ही पगोटे आता है, और ये वाले हाईवे से कनेक्टेड। इसके आगे का तो प्रैक्टिकली जेएनपीटी का जो स्टोरेज एरिया है वही है सारा यहां पर। मैं गया हुआ हूं जेएनपीटी इसलिए कई बार, इसलिए थोड़ा ढंग से ध्यान है। ओवरऑल ट्रांसपोर्टेशन पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे आपने देखा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की इस थर्ड टर्म में अब तक करीब करीब 4 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट सैंक्शन हुए हैं, और इससे देश के लिए बहुत बड़ा